Okay class, on first year chemistry, today we are starting a new chapter, that is chapter 5, energetics of a chemical reaction. एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार जो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होते हैं उनमें किस तरह की एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यही चैप्टर 5 के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। नो थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से निकला है, थर्मो और डायनामिक्स। उर्दू में हर के याद कहते हैं, दो वर्ड से निकला है। थर्मो के मतलब होते हैं हीट और डायनामिक्स के मतलब होते हैं मोशन, मूवमेंट। तो थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स या एक साइंस के आप एक ब्रांच कह लो थर्मोडायनामिक्स को, जिसमें हम क्या डील करते हैं? द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कि हम किस तरह से हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, ठीक है? कि द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, किस तरह से एनर्जी की कन्वर्जन होती है या हीट एनर्जी किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इंटरनल कंबस्शन इंजन जो आपके पास होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन से मेरा जो जनरेटर के अंदर है, जो बाइक के अंदर है, तो बाइक जब आप जो है वो चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप फ्यूल डालते हैं। वो फ्यूल जब वो जलता है तो फ्यूल के जलने से हीट खारिज होती है। वो हीट क्या करती है? पिस्टन को मूव करती है, जिसकी वजह से बाइक आगे बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हीट एनर्जी है उसको आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? हम यही चीज़ देखते हैं कि किस तरह से हीट एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है? तो अब थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स होते हैं, उनको समझना पहले ज़रूरी है। मतलब कि आखिरकार यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब किसको हम कहते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है यूनिवर्स, कायनात। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूनिवर्स क्या चीज़ है? सिस्टम एंड और सराउंडिंग का मजमुआ कहलाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यूनिवर्स तैयार हो जाता है। अब सिस्टम क्या चीज़ है और सराउंडिंग क्या चीज़ है, ये देखनी पड़ेगी। तो सिस्टम किसे कहते हैं? एनी पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन या विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम। कायनात का वो हिस्सा जिस पर कोई साइंसदान कोई तहकीक कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, कायनात के उस हिस्से को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है? मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि आई एम अ साइंटिस्ट और मैं क्या कर रहा हूँ? इस मार्कर पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि इस मार्कर के अंदर ये मार्कर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है या कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से कंपाउंड्स इस मार्कर के अंदर मौजूद हैं। तो चूँकि इस मार्कर के ऊपर मैं तहकीक कर रहा हूँ, इसको मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया हुआ है, अपने मुशाहिदे में लिया हुआ है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। दैट्स वाइज पूरे यूनिवर्स के अंदर ये जो मार्कर है वो क्या है? सिस्टम है। सिस्टम किसे कहते हैं? यूनिवर्स का वो पोर्शन, वो पार्ट जो कि अंडर कंसिडरेशन हो, जिसको आपने कंसीडर किया हो, जिसको आपने जो है वो अपने कंसिडरेशन में लिया हो, जिस पे आप गौर व फिक्र कर रहे हो, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जिस पे आप तजुर्बा कर रहे हो, जिस पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, वो क्या है भाई? सिस्टम है। तो सराउंडिंग क्या चीज़ होती है भाई? द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। इस यूनिवर्स के, इस सिस्टम के अलावा जो कुछ है इस यूनिवर्स के अंदर वो सारा सराउंडिंग है, ठीक है? ये पूरा क्लासरूम सराउंडिंग है, ठीक है? इस तरह जो है वो गुलशन चौरंगी वो सराउंडिंग है, डिस्को बेकरी सराउंडिंग है, कराची यूनिवर्सिटी सराउंडिंग है, नीपा की चौरंगी या नीपा का फ्लाईओवर, वो सब सराउंडिंग हो गया। ये है ना, ये जो भी इस सिस्टम के अलावा है वो सारा का सारा क्या है? सराउंडिंग है, जो उसके गिर्द है। तो यूनिवर्स दो ही चीज़ से मिलकर बनती है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। सिस्टम के एक्सेप्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी सराउंडिंग होती हैं, ठीक है? तो जब हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के हमारे पास टाइप्स हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम हमारे पास होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टाइप्स? तो क्या फ़र्क है? ओपन सिस्टम किसे कहते हैं बच्चे? व्हेन बोथ मास एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर मास और एनर्जी दोनों के दोनों ट्रांसफ़र हो जाए सिस्टम से सराउंडिंग की जानिब, तो उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, खुला सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एन ओपन कप ऑफ टी, चाय का खुला कप, ठीक है ना भाई? लेट से क्या आपने जो है वो चाय के एक कप ले लिया, ठीक है,
और वो चाय का जो एक कप है वो खुला कप है, ठीक है। ओपन कप ऑफ टी आपने ले लिया, गरम गरम चाय इसके अंदर मौजूद है। अब आप क्या करें, अगर आप इस चाय को, ये ओपन सिस्टम इसलिए कहलाएगा कि आप इसमें से मास और एनर्जी, वजन और तवानाई दोनों ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में, ठीक है। जैसे मिसाल को मैं अपना हाथ के ऊपर अगर ये चाय गिरा दूँ, गरम चाय, तो चाय का जो मास है वो भी कप से ट्रांसफ़र हो गया और उसके साथ उसकी एनर्जी, जो उसकी गर्माइश, उसकी हॉटनेस थी, वो भी ट्रांसफ़र हो गई। तो इसको हम कहते हैं ये ओपन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी, इंसान का जिस्म, वो एक ओपन सिस्टम है, चूँकि इंसानी जिस्म की हरारत वो ट्रांसफ़र हो रही होती है आउटसाइड द बॉडी। और उसके अलावा जो है आप ये कह लें, इंसानी जिस्म से मास भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जब इंसान कुछ भी खाता है तो जाहिर सी बात है वो फेसेस की सूरत में, एक्सक्रीटा की सूरत में वो जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है, वो एग्जिट हो जाता है बॉडी से। तो मास और एनर्जी दोनों इंसान की बॉडी से ट्रांसफ़र हो रही होती है। अर्थ, हमारी दुनिया, वो भी एक ओपन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी तो इससे लिबरेट हो ही रही है कि जाहिर सी बात है जो हीट एनर्जी, सूरज की हीट एनर्जी यहाँ से आती है ज़मीन के अंदर, ज़मीन से फिर बाहर निकल जाती है हीट एनर्जी, ठीक है। और साथ साथ मास भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, चूँकि हम बहुत सारे रॉकेट वगैरह भेजते हैं वैक्यूम में, तो जाहिर सी बात है कि वो मास और एनर्जी दोनों की दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है। तो अर्थ भी हमारा ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे? ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। जैसे कि अ कप ऑफ टी कवर्ड विद अ लिड, ढक्कन से अगर आप किसी चाय के कप को कवर कर दें तो चाय के कप के ऊपर एक कवरिंग आती है, प्लास्टिक कवरिंग जिस तरह ना, उस तरह से कवर कर देते हैं, है ना, ऊपर से उसको जो है वो प्लास्टिक लगाकर उसको लिड लगाकर कवर कर देते हैं। अब क्या होगा, आप चाय को पलट भी देंगे तो चाय गिरेगी नहीं उसमें से, क्योंकि वो एयर टाइट हो जाता है। तो चाय का मास तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन हीट तो ट्रांसफ़र हो जाती है। चाय का कप गर्म होता है और वो गर्माइश कप के थ्रू बाहर निकल रही होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्यों कहेंगे? चूँकि अब मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, चूँकि हमने कप के ऊपर एक लिड लगा लिया, ढक्कन लगा दिया, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब होता है अलग थलग, जो बिल्कुल अलग है, जुदा है, डिफरेंट है। तो आइसोलेटेड सिस्टम, देखो रियल 100% आइसोलेटेड सिस्टम कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में। आइडियलिस्टिक कंडीशन पे हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, आइडियलाइज करते हैं उसको हम, जैसे हमारे ख्वाबो ख्याल में 100% आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? नीदर एनर्जी नॉर मास कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ना तो एनर्जी और ना ही मास, दोनों में से कोई भी ट्रांसफर ना हो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। जैसे कि थर्मोस फिल्ड विद टी, एक थर्मोस आप ले लिए, उसमें चाय भर दी और उसको टाइट कर दिए। अब बहुत हद तक क्या होता है कि मास तो ट्रांसफ़र होता नहीं बाहर, और साथ साथ उसकी हीट एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, क्योंकि थर्मोस के अंदर एक लंबे अरसे तक हम चाय को गर्म रख सकते हैं। सही बात है ना, चाय के कप के अंदर इतना गर्म नहीं रहेगा, लेकिन थर्मोस में देर तक गर्म रहेगा, चूँकि उनसे आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 साल तक आपने चाय को गर्म रख दिया, कि चाय डाला और आपने 1 साल के बाद आपने चाय को निकाला तो गरम निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। एक हद तक 1 दिन तक, 2 दिन तक वो गर्म रख सकता है, उसके बाद वो भी ठंडा हो जाएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम परफेक्शन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आ गया तीनों टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ओपन सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मास ट्रांसफ़र होता है और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र होती है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, आइसोलेटेड में दोनों में से कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। बहुत सिंपल बात है, एग्जाम्पल से समझ आया तो आसान हो जाता है। सराउंडिंग क्या है? अभी ये बताया था ना, सिस्टम से बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। बाउंड्री, बॉर्डर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो बॉर्डर है वो साइड से पता है बाउंड्री। जैसा कप है ना, कप के ये पूरा जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ये बाउंड्री हो गई ना, ये पूरी ये बाउंड्री हो गई। क्योंकि जो सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, सिस्टम को सराउंडिंग से जो सेपरेट कर रहा है वो क्या चीज़ है? बाउंड्री है। बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक फिक्स बाउंड्री है, मूवेबल बाउंड्री भी हो सकती है। लेट से कोई पिस्टन लगा दिया गया, जब पिस्टन लगा, सिरिंज में जो पिस्टन लगा हुआ है, अब सिरिंज है, अब सिरिंज के अंदर हम किसी केमिकल का मुताला कर रहे हैं, अब सिरिंज की बाउंड्री मूवेबल है। क्यों? क्योंकि सिरिंज की बाउंड्री क्यों मूवेबल है? आपने देखा होगा सिरिंज इस तरह से होता है। लेट्स से दिस टाइप ऑफ सिरिंज वी हैव, ठीक है ना भाई, इसके अंदर इस तरह से एक पिस्टन लगा होता है, सही है। दैट इज टाइप ऑफ सिरिंज। लेट्स से एक सिरिंज इंजेक्शन जिसको आप कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने कोई रेड कलर, कोई इसके अंदर हमने दवाई कुछ भी डाल दी,
अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्वेशन में लिए मैं, तो ये आपका सिस्टम हो गया और ये इसकी चारों तरफ इसके सराउंडिंग हो गई। अब इस सराउंडिंग, अब ये बाउंड्री क्या है, ये चारों तरफ बाउंड्री हो गई। तब ये बाउंड्री जो है ना मूवेबल बाउंड्री है। क्यों? तो जब आप सिरिंज को पीछे करेंगे तो ये बाउंड्री मूव होने शुरू हो जाएगी। तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, मूव भी हो सकती है, मूवेबल भी दोनों तरह की हो सकती है। क्लियर है बात समझ में आ रही है? दोनों टाइप्स की बाउंड्री। अच्छा, अब नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो टॉपिक क्या है हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टीज। अब सिस्टम की प्रॉपर्टी बच्चे दो तरह की होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या फ़र्क है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में? कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहले मैं बता दूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखो शुरू में जो इन लिखा हुआ है, इन से मुराद है इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट के इंडिपेंडेंट है, मतलब अमाउंट कम या ज़्यादा करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और अगर वैल्यू में फर्क पड़ रहा हो अमाउंट को कम ज़्यादा करने से, तो देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लेट्स से कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है भाई, जिसमें अमाउंट कम या ज़्यादा करने से प्रॉपर्टीज में फ़र्क ना पड़े। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। डेंसिटी। अब डेंसिटी मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है, अमाउंट का कोई अफेक्ट नहीं होता डेंसिटी पर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि आइस की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, तो अब उसकी जो डेंसिटी है ना, अब छोटे से पीस आइस का लोगे कि बड़े पीस आइस का ले लोगे, डेंसिटी उसकी हमेशा सेम ही रहेगी। अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर चुके, पर यूनिट वॉल्यूम का मास है वैसे भी हो, तो अमाउंट तो कुछ भी आप ले लो। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक गिलास पानी का भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगा, और अगर हम बात कर लें कि 10 गिलास पानी ले लें तो वो भी 100 डिग्री पर ही होगा। तो टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। खौलता हुआ पानी 100 डिग्री पर, थोड़ा सा पानी अगर हम उसका आधा पानी कर देंगे तो 50 डिग्री नहीं हो जाएगा पानी, वो 100 डिग्री रहेगा वो। ठीक है, चूँकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। विस्कोसिटी चैप्टर 2 में हमने इसको पढ़ा था, लजूजियत। इसमें हम क्या कहते हैं, मतलब कि बहने की सलाहियत या रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब अगर शहद की बात करो तो एक चम्मच शहद भी हल्का हल्का बहेगा, और अगर आपने एक बाल्टी शहद बहा दिया वो भी हल्का हल्का ही बहेगा। तो विस्कोसिटी भी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। सरफेस टेंशन के साथ भी यही मामला है कि वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि डायमंड की होती है ना 2.45 मैक्सिमम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का छोटा पीस डायमंड है तब भी उसका उतना ही होगा, और बड़े पीस ऑफ डायमंड है तब भी उसका 2.45 ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेल्टिंग पॉइंट, आइस के मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, छोटा सा आइस मेल्ट करोगे तब भी 0 डिग्री पे मेल्ट होगा, बड़ा पीस आइस का मेल्ट करोगे तब भी 0 डिग्री पे मेल्ट होगा। बॉइलिंग पॉइंट, चलिए ठीक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना बॉइलिंग पॉइंट वाटर की, एक गिलास पानी पे 100 डिग्री पर बॉयल होगा, और अगर एक बाल्टी पानी लोगे तब भी वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा। मतलब ये दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंटेंसिव। व्हाई दे आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट। अमाउंट कम ज्यादा करने से इसकी वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी के अपोजिट हमारे पास क्या होता है बच्चे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? डिपेंडेंट ऑन अमाउंट होगी। अमाउंट अब कम ज्यादा करेंगे तो वैल्यू में भी फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मास, वजन, सिंपल से बात है ना, अगर अमाउंट कम कर देंगे वजन भी कम हो जाएगा, अमाउंट बढ़ा दोगे वजन बढ़ जाएगा। वॉल्यूम, अमाउंट है ना कोई चीज़ इतनी सी है तो उसका कम वॉल्यूम होगा, जो चीज़ बढ़ा दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका। मोल, नंबर ऑफ मोल्स भी मास पे डिपेंड करता है, चूंकि मोल का फॉर्मूला ही है मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो मास कम करेंगे मोल कम होगा, मास बढ़ाओगे मोल बढ़ जाएगा। एंथैल्पी, किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। अब अगर 1 डिश बिरयानी बनानी है तो कम हीट देनी पड़ेगी, 10 डिश बिरयानी बनानी है तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, एंथैल्पी बढ़ जाएगा। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मूवमेंट्स पर। कितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैस के या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस के अंदर है, अब मॉलिक्यूल्स की तादाद अगर बढ़ेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी जो है डिपेंडेंट ऑन अमाउंट है। लास्टली में लिखा हुआ एंट्रोपी, एंट्रोपी भी जो है वो डिपेंड करती है किस पर भाई? अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, एंट्रोपी किसे कहते हैं? उर्दू में इसी एंट्रोपी को कहा जाता है नाकारगी। वैसे इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं नाकारगी के बारे में। या एंट्रोपी को हम ये भी कह सकते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम से मुराद ये कि सिस्टम की बेतरतीबी।
ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि, और ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है, जिसको हम टाइम एरो भी कहते हैं, कि हमेशा किसी भी यूनिवर्स के जो डिसऑर्डरनेस है, एंट्रोपी, हमेशा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है, बेतरतीबी में इजाफा होते रहता है। और इसी एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से हम बताते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, कि किस तरह से यूनिवर्स का खात्मा होगा, हीट डेथ जिसको हम कहते हैं। तो लेट्स से कि अगर आप कोई बच्चा है, किसी ने क्या किया, सैंड कैसल बनाया है, रेत के जो है वो कैसल उसने बना दिया समंदर के किनारे, रेत के पार्टिकल्स को एक यूनिफॉर्म तरह से एक रेगुलर पैटर्न को जोड़कर उसने सैंड कैसल बना दिया, रेत का एक किला बना दिया। अब क्या होगा, थोड़े देर के बाद जब हवा चलेगी तो वो रेत के किले के ज़र्रात बिखरते रहेंगे, और बिखर के एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सैंड कैसल बिखर जाएगा इधर उधर। यह हमेशा डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से हवा चले कि सारे ज़र्रात मिलकर एक सैंड कैसल बना लें, ऐसे हवा कभी नहीं चलती। हाँ, वो सैंड कैसल को बिखर ज़रूर सकती है, जिसको हम कहते हैं, इसी चीज़ को एंट्रोपी कहा जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर। तो वैसे जो टॉपिक आपका है थर्मोडायनेमिक्स, ये टोटल 90% डील करता है फिजिक्स से, और 10% तक ये डील करता है केमिस्ट्री से, या थर्मोकेमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। इसकी वजह से हमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या चीज़ है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ये हमेशा बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे अब जाहिर सी बात है ना कि मिसाल के तौर पे अगर आपने कम मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें डिसऑर्डरनेस कम होगी, मॉलिक्यूल्स के साथ बढ़ जाए, इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं कि डिसऑर्डरनेस या बेतरतीबी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है अमाउंट पर। क्लियर? तो मैंने सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए। एमसीक्यूज में आपसे आस्क करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दीज टू प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अ वेरी मेन थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। हर हरकियात का पहला कानून, किसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, कानून बकाए तवानाई भी कहते हैं। देखो दुनिया में जो है ना वो दो बहुत बड़े रेवोल्यूशन आए हैं। देयर आर टू वेरी बिग रेवोल्यूशंस दैट अकर्ड इन द वर्ल्ड। द फर्स्ट वन वाज व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू ग्रो देयर ओन फूड, दैट इज एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या ज़राई इंकलाब जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ज़राई इंकलाब में क्या हुआ था कि इंसान ने खुद ही अपना खाना बनाना सीखा था, वरना उससे पहले तक इंसान हंटर था। हंटर मतलब शिकारी था, शिकार करके मतलब हिरन का शिकार और डिफरेंट और जानवरों को शिकार करके पेट भरा करता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में आबादी बढ़ रही थी तो उस तरह से जानवर तो कम हो रहे थे, जानवर तो इतने थे नहीं कि सबका पेट भर सकें। लोगों को ज़रूरत थी कि अपना ग़िज़ा कैसे वो खुद उगाएंगे, तो लोगों ने खेती बाड़ी शुरू की, फार्मिंग शुरू की। मतलब जो फर्टाइल क्रिसेंट आपका यूफ्रेट्स टिग्रिस रिवर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उस दौरान क्या हुआ कि इंसान ने पहली बार जो है वो खेती बाड़ी शुरू करी और शुरू के पहले घर बनाए इंसानों ने। तो इस तरह से एक बड़ा इंकलाब आया, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, ज़राअत का। और दूसरा बड़ा इंकलाब आया था, कब आया था? 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में, जब पहली बार जो है जेम्स वाट ने हीट इंजन बनाया था। हीट इंजन मतलब जब उसने पहली बार हीट को इस्तेमाल करना सीखा था कि हम हीट से भी वर्क डन करवा सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पहली बार स्टीम इंजन बनाया गया कि किसी गाड़ी बनाई गई पहली बार कि हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके, गर्माइश को इस्तेमाल करके, हरारत को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकें, गाड़ी चला सकें। और आज थर्मोडायनेमिक्स की वजह से आपको जहाज़ उड़ते हुए दिखता है, ट्रेन चलते हुए दिखती है, आप बाइक चलाकर कोचिंग सेंटर आते हो या बसेस में आप डिफरेंट जगहों पर जाते हो, कार्स, ट्रक्स, और ये सब यूज़ किए जाते हैं। अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं होती, अगर इंसान हीट का इस्तेमाल सीखना नहीं जानता, तो दुनिया जहान में ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर भी नहीं होती। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था कि जब इंसान ने हीट को इस्तेमाल करना सीखा अपने फ़ायदे के लिए। तो यहीं पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट लॉज हैं, फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ भी है। हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सिर्फ फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में आप फिजिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लॉ आपको बताता हूँ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है। पाकिस्तान बनने से 100 साल पहले 1847 में ये लॉ पेश किया गया था। हेल्महोल्ट्ज़ नाम का साइंटिस्ट है जिसने इस लॉ को पेश किया था। और ये लॉ क्या कहता है, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, कानून बकाए तवानाई। जैसे एक आपने 9th क्लास में पढ़ता ना केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है, जो क्या कहता है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। तवानाई को ना तो पैदा कर सकते हैं, तवानाई को ना तो फना कर सकते हैं, लेकिन यही तवानाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाती है।
तवानाई कभी भी ज़ाया नहीं होती है, लेकिन अपनी फॉर्म चेंज करते रहती है। मिसाल के तौर पे जैसे लाइट एनर्जी है, अब बल्ब चल रहा है ना तो लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस बल्ब को जला दूँ, ठीक है, तो इस बल्ब को जलाने पर क्या हो गया कि लाइट एनर्जी इससे निकलनी शुरू हो गई। आप बोलो सर लाइट एनर्जी वेस्ट हो गई, ज़ाया हो गई। ज़ाया नहीं हुई लाइट एनर्जी, क्योंकि क्या हो गया, बल्ब गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, कौन सी एनर्जी में, जो है वो हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। और लाइट एनर्जी खुद कैसे कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है, एनर्जी ज़ाया नहीं होती कभी भी। सारी की सारी एनर्जी जो है ना वो काफ़ी पहले बनी है, अभी नहीं बनी है, बल्कि कहा जाता है यूनिवर्स जो है 14.7 बिलियन ईयर्स अगो, इतने 14.7 खरब साल पहले, बिलियन साल पहले सारी की सारी तवानाई बनी थी। जब कहा जाता था ना कि पूरी यूनिवर्स जो है वो सिंगुलरिटी पर मौजूद थी, एक छोटे से नुक्ते पर मौजूद थी, इतने बड़े नुक्ते पर मौजूद थी। और क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग, बिग बैंग एक्सप्लोजन। और इसे बिग बैंग एक्सप्लोजन में क्या हुआ, उस धमाके से सारी की सारी एनर्जी तवानाई बनी। तो 14.7 बिलियन ईयर्स अगो जितनी तवानाई बनी थी उतनी ही तवानाई आज भी मौजूद है, ठीक है। उस तवानाई में कमी या ज़्यादती नहीं होती है। हाँ, वो तवानाई तब्दील होते रहती है दूसरे फॉर्म में, लेकिन एनर्जी क्रिएट नहीं करते, एनर्जी स्टोर नहीं करते। आप बोलेंगे सर हम तो जनरेटर के अंदर बिजली पैदा कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेटर बना रहा है हमारा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किससे हो रही है। सबसे पहले तो आप डाल रहे हो पेट्रोल, पेट्रोल है के अंदर है केमिकल एनर्जी, तो पेट्रोल जलना शुरू हो रहा है। और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर हो रही है, ये थर्मल एनर्जी के अंदर हीट पैदा हो रही है ना। वही थर्मल एनर्जी हीट क्या कर रहा है, अंदर जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है उसको घुमा रहा है वो हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जिसको टेंसो बोलते हैं, जब वो घूम रहा है तो असल में थर्मल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। फिर यही मैकेनिकल एनर्जी जो है, यही मैकेनिकल एनर्जी फिर जो है वो क्या हो रहा है, वो बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जा रही है, उसको फिर वो लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है यहाँ पर बल्ब में, और बल्ब में आकर किस में कन्वर्ट हो जा रही है, लाइट एनर्जी में। तो ये जब बल्ब जल रहा है तो बल्ब गर्म हो जा रहा है, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, थर्मल एनर्जी में। तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी आप बना नहीं रही हो। मतलब ये नहीं कि आप एनर्जी जो है वो लाइट पैदा कर दे रही है बल्ब, ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एनर्जी को ना तो तख्लीक कर सकते हैं ना ही तबाह कर सकते हैं, सिर्फ हम इसको एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यूनिवर्स की एनर्जी कभी हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसकी एनर्जी में कभी भी कमी या ज़्यादती नहीं होती है, ठीक है। मतलब किस तरह से, अगर मैं इसको बताऊं, तो इसको तो लिख लेता ना इस साइड से, ओके। तो अगर मैं इस चीज़ को बताऊं तो लेट्स से कि अगर कोई जो है वो आप कुछ खाना पका रहे हैं, ठीक है, हियर इज़ अ डिश विच इज़ ऑन द स्टोव, और उसके अंदर जो है वो हीट अप आप इसको दे रहे हैं। तो इस वक्त जैसे कि ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा यूनिवर्स है, दिस इज़ द कंप्लीट यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में ये आपका सिस्टम है और ये बाहर है सराउंडिंग। अब लेट्स से खाना पकाना है तो हीट एनर्जी, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कितनी है, 100 जूल है, मान लेते हैं। तो इस वक्त सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है 10 जूल है, और बाहर एनर्जी है कंप्लीट 90 जूल है सराउंडिंग में। जब आप इस खाने को गर्म करोगे, अच्छा 90 + 10 100 जूल हो रहा है यूनिवर्स की कंप्लीट एनर्जी। जब खाने को गर्म करना हो तो सराउंडिंग सिस्टम पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लेट्स से कि आपने 5 जूल दे दी, तो यहाँ से 5 कम हो गया 85, और कितना हो गया 15। अब दोनों को फिर ऐड करोगे, फिर 90 आ जाएगा। मतलब यूनिवर्स की एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट है ना। वो अलग बात है कि सिस्टम से सराउंडिंग सिस्टम पे डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की हमेशा या यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसका यही मतलब हुआ कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है।
अच्छा, इसी चीज़ के लिए हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके निकालेंगे एक्सप्लेनेशन करते हुए। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पर एक जो है वो सिलेंडर ले लिया है, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हमने कोई गैस फिल कर दी है और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मोशन में है, मूवमेंट में है, ठीक है। तो इसी डायग्राम को यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जूम करके बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर वैसे ये डायग्राम बनाई हुई है। तो लेट्स से कि आपके पास एक सिस्टम है, दिस इज़ अ सिस्टम, जिसके अंदर आपने एक पिस्टन लगा दिया गया है, मूवेबल पिस्टन, रबर का पिस्टन लगा दिया जैसे सिरिंज के अंदर होता है, ठीक है। और यहाँ क्या करें, इसके अंदर कोई गैस आपने भर दी और गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर देयर। अब जाहिर सी बात है गैसेस के मॉलिक्यूल है, मोशन में मूव कर रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, और जब ये मूव करेंगे तो इनकी एनर्जी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनकी होगी। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं, शुरू में जो एनर्जी इनकी है वो E1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे यहाँ से हम उसको कोई हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। उस हीट को हम क्या कहते हैं, Q इज़ द हीट एनर्जी विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम। इस सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं और ये हीट कहाँ से आ रही है, बाहर से, मतलब कि सराउंडिंग से आ रही है। सराउंडिंग से हम सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है जब इसको हीट पहुंचेगी तो मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ मूव करेंगे आगे और थर्मल एक्सपेंशन होगी, और थर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा मतलब को वर्क डन करेगा, कोई काम होगा सिस्टम में। वर्क डन क्यों हो रहा है, चूँकि कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है फोर्स सप्लाई होने पर, और ये काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जब हीट हम इसको देंगे मॉलिक्यूल की तो वो E1 से किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी, E2 में, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे यहाँ पर यह साबित हो रहा है कि वॉट एवर हीट यू आर प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, इट इज़ डूइंग टू सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये दो काम कर रही है, हीट एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही है, हीट एनर्जी दो काम कर रही है। सबसे पहला क्या कि ये इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, कुछ चेंज ला रही है इंटरनल एनर्जी के अंदर, और दूसरी चीज़ पिस्टन ऊपर जा रहा है तो कुछ वर्क डन हो रहा है। तो इसी को मैथमेटिकली हम इस तरह कह सकते हैं कि हीट को स्मॉल क्यू से शो करते हैं, यूनिट इसको जूल होती है। तो जितना भी हीट आपने दिया है मैथमेटिकली वो बराबर किसके, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस वर्क डन। कि जो भी हीट आप इसको दे रहे हो वो दो काम कर रहा है। पहली बात तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, और दूसरी चीज़ पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। कि हमेशा जो भी हीट आप देते हो ना वो हीट कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाती है, या तो वर्क डन करने में इस्तेमाल हो जा रही है, उसके साथ साथ जो इंटरनल एनर्जी उसको चेंज करने में इस्तेमाल हो जा रही है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है, साइन कॉन्वेक्शन आपको पता होना चाहिए कि Q की या डेल्टा E की या W की वैल्यू कभी कभार चेंज होती रहती है। तो मैंने ऊपर यहाँ पर बता दिया कि Q जो है वो हीट है, ठीक है, W जो है वो वर्क डन है, और E जो है वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो साइन कॉन्वेक्शन में मतलब Q की वैल्यू कभी प्लस होती है, कभी माइनस, डेल्टा E की वैल्यू कभी प्लस होती है, कभी माइनस, W की वैल्यू कभी प्लस होती है, कभी माइनस। तो यहाँ पर Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, अगर हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जस्ट करेगा, तो Q की वैल्यू हमेशा प्लस मिलेंगे न्यूमेरिकल में। और अगर हीट रिलीज कर रहा होगा सिस्टम तो Q की वैल्यू माइनस मिली जाएगी। अगर सिस्टम खुद काम कर रहा होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा, तो फिर पॉजिटिव मिलेंगे W की वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू। और अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया जाएगा, तो W की वैल्यू नेगेटिव मिली जाएगी। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यही इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही हो तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वी हैव टू रिमेंबर दिस साइन कन्वेक्शन इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। And the numericals of first law of thermodynamics are relatively very easier than the numericals of rest of the chapters. Why? Because of the simple formula we will use in this chapter. तो एक ही फॉर्मूला इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसके तीन न्यूमेरिकल बुक के अंदर है, पेज 163 पर क्वेश्चन नंबर 6b। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बुक से तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूँ। पेज 163 पर क्वेश्चन 6b अगर हम देखें तो लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज
in a certain process, in a certain process 848 joule of heat is absorbed by a system. ठीक है, while 394 joule of work is done on the system, while 394 joule of work is done on the system, what is the change in the internal energy of the process? What is the change in the internal energy of the process? So that's a very easy question. You can see here, क्या कह रहे हैं कि किसी एक सर्टेन प्रोसेस में 848 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम. सो लेट्स मेक अ डाटा हियर. कहते हैं किसी प्रोसेस में 848 जूल हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम. तो मैंने बताया था हीट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम तो क्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी. तो क्यू क्या हो गया यहाँ पर, प्लस 848 जूल. जूल इज द यूनिट ऑफ हीट. while 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी. तो वर्क डन कितना है भाई, माइनस का 394 जूल हो जाएगा. क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस. डेल्टा ई बताए कितना इंटरनल एनर्जी चेंज आया होगा, इसके बारे में बताइए. क्वेश्चन हियर हम जानते हैं इस तरह का सवाल है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही है. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक वी नो दैट क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू. डेल्टा ई निकालना है तो डेल्टा ई किसके बराबर हो गया, Q माइनस डब्ल्यू. तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 848 और माइनस और देन माइनस का 394 जूल. ठीक है. सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 848 माइनस माइनस प्लस प्लस का 394. क्या आया भाई, कैलकुलेटर है आपके पास, को सॉल्व करें. तो जूल में कोई वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो 848 प्लस 394. जस्ट वी हैव टू ऐड दिस टू नंबर्स. 887. क्या आ गया आंसर, 848 प्लस 394 1242. यस दैट्स राइट आंसर. तो दैट्स वेरी इजी न्यूमेरिकल. समझ में आगे कैसे हुआ ये. ठीक है, तो करें इसको फर्स्ट. ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है. क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम. कि अगर 800 किलो स्केल्स इज कॉल्ड कैलोरी, ये भी यूनिट ऑफ जो है वो एनर्जी है, कैलोरीज. कि अगर 800 कैलोरी ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम व्हाइल सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 2800 कैलोरीज बाय एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द सिस्टम. तो सबसे पहले तो आपको जो हीट दिए हुए Q, अब एडेड टू अ सिस्टम मतलब सिस्टम को ऐड की जा रही, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो ये हो जाएगा प्लस 800 कैलोरीज. अच्छा, इसमें मर्जी होती है कि आप जूल में रखें चाहे आप कैलोरीज में रखें, किसी में भी आंसर ला सकते हैं. ठीक है, यस इट इज़ प्लस, यस 1800. ओके, तो इट इज़ प्लस 1800 कैलोरीज व्हाइल सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 2800 कैलोरीज. जबकि सिस्टम काम कर रहा है और आपको पता है सिस्टम जब काम करेगा तो सूरत में क्या है वो पॉजिटिव आएगा. तो प्लस 2800 कैलोरीज आ गया कि सिस्टम काम कर रहा है 2800 कैलोरी तक का बाय एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग, और उसका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द सिस्टम. अब बताइए सिस्टम के लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डू द सॉल्यूशन. फिर से सेम, ये चूँकि
आपको दिख रहा है कि डेटा से ही पता लग रहा है कि ये सवाल किससे बनने वाला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो आपका जो है वो Q है वो बराबर होता है डेल्टा E प्लस W के। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले को हम अरेंज कर लेते हैं, डेल्टा E निकालना है हमें है, तो डेल्टा E बराबर हो गया Q माइनस W के। तो Q आपके पास आ गया दैट इज़ 1800 और माइनस W आपके पास आ गया प्लस का 2800। तो ये 1800 माइनस 2800 कितना आंसर आया? माइनस का 1000 जूल, एंड दिस इज योर आंसर। अभी बात समझ में कैसे बनाई? सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पेज क्वेश्चन नंबर 7B ऑन पेज नंबर 163। तो बुक में 3 ही क्वेश्चन इसके हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। इन अ सर्टेन प्रोसेस 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ सिस्टम। सिस्टम पर काम किया जा रहा है 500 जूल का। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव में होगा, ये हो जाएगा माइनस 500 जूल, विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट। जिससे क्या हो रहा है, सिस्टम में से 200 जूल हीट का गिव्स ऑफ मतलब बाहर निकल रहा है। अब सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब हीट रिलीज होगी तो माइनस का 200 जूल नेगेटिव आएगा साइन कन्वेक्शन के मुताबिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस? डेल्टा ई मालूम कीजिए। तो फिर से भाई फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, Q इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू। Q की वैल्यू आ गई माइनस 200 माइनस और W की वैल्यू हो गई माइनस 500। ये हो जाएगी माइनस 200 प्लस 500 और डेल्टा ई आपका कितना आ गया 300 जूल। दैट्स आंसर। So that's the first lecture of chapter 5, energetics of chemical reactions, in which we have discussed about the system, types of system, surrounding, intensive property, extensive property. We discussed the first law of thermodynamics and the derivation of its formula, and furthermore we discussed the 3 numericals related to first law of thermodynamics. ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।